हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 45 ऑफ GKPYQ सीरीज़ पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा, डैश आर नॉट कंसिडर्ड सरफेस वाटर्स। इनमें से किसको सतही जल नहीं माना जाता है? लेक्स को, एक्विफायर्स को, रिवर्स को या फिर ओशंस को? तो सरफेस वाटर की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे आते हैं रिवर्स, ओशंस, लेक्स, ये सब आते हैं। बट एक्विफायर हो गया हमारा, ग्राउंड वाटर हो गया, इन सबको सरफेस वाटर नहीं मानते हम। क्यों? क्योंकि ये सरफेस लेवल से नीचे होते हैं। एक्यूफायर्स क्या होते हैं? तो एक्यूफायर्स जो हार्ड रॉक होती है ना, चट्टानें, उसमें जो बीच बीच में जो पानी मौजूद है उसको एक्यूफायर बोलते हैं। जो मिट्टी के बीच में जो पानी मौजूद है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। सरफेस वाटर जो कि हमारा फ्रेश वाटर होता है, हमें पता है कि वाटर 71% है हमारे पूरी अर्थ में, 29% लैंड है। इस 71% का जितना भी पोर्शन है अगर हम बात करें उसका, आप ये तकरीबन मान के चलिए कि 97.2% सॉल्ट वाटर है एंड सिर्फ 2.8% ही फ्रेश वाटर है जो कि पीने योग्य है। अब ये जो 2.8% फ्रेश वाटर है, इसमें से मैक्सिमम जो है आपका ग्लेशियर और आइस कैप्स के फॉर्म में है। ग्लेशियर और आइस कैप्स के फॉर्म में रफली आप ये मान के चलिए 68.7% है, ये अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में। रिमेनिंग जो है आपका ग्राउंड वाटर, इसके बाद ग्राउंड वाटर आता है। ऑर्डर में लगाने को आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर किस में, तो ग्लेशियर एंड आइस कैप्स में। एंड ग्लेशियर्स का जो अल्बीडो होता है वो भी सबसे हाईएस्ट होता है। व्हाट इज़ अल्बीडो? तो जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो जो सनलाइट रिफ्लेक्ट करने की पावर होती है उसको अल्बीडो बोलते हैं। तो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप या फिर फ्रेश स्नो जो होती है उसकी सबसे हाईएस्ट अल्बीडो होती है। ग्राउंड वाटर की बात करें, रफली 30.1% वाटर आपका ग्राउंड वाटर में है। एंड जो रिमेनिंग रफली आपका 1.2%, हाँ 1.2% होगा, वो आपका सरफेस वाटर के फॉर्म में है। अब ये सरफेस वाटर भी अगर हम बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको जैसे कि एक तो परमाफ्रॉस्ट में देखने को मिलेगा आइस वगैरह में, देन आपका लेक्स वगैरह में, लेक्स में, ठीक है। एंड एटमॉस्फेयर में रफली 3% आपको देखने को मिलता है फ्रेश वाटर। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्विफर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का पहचान करें। द यूनिट ऑफ जी इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, फ्रिक्शन। तो हमें पता है कि हम जी को, ग्रेविटी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, तो इट इज़ सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी होती है वो किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करती है। जो हम पढ़ते हैं ना इक्वेशंस ऑफ लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ लॉ ऑफ मोशन। तो पहली क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन दिखाती है। दूसरी होती है हमारी इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर दूसरी होती है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि पोजीशन टाइम, ये पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन दिखाती है। एंड तीसरी हमारी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एस, जो कि एक पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दिखाती है। ये 3 इक्वेशंस ऑफ लॉ ऑफ मोशंस होती हैं हमारी। अब इन्हीं को हम कन्वर्ट कर देते हैं जब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी हो जाता है। वो डिपेंड करता है बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो अगर आप ध्यान से देखें ग्रेविटी उसको नीचे बुला रही है और वो बॉडी ऊपर जा रही है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं बाइक को एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ठीक है, आगे की तरफ भगा रहा हूँ और वो पीछे की तरफ जा रही है, तो एक तरह से उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। ऐसा तो होता नहीं है, मैं उसको हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ। तो सिमिलरली ग्रेविटी नीचे की तरफ बुला रही है, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी हो जाता है। और वहाँ पे दूसरी इक्वेशन हो जाती है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है तो जो माइनस के साइन से ये प्लस में हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेविटी होती है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 एंड एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये आप जाएंगे मून पे तो 1/6 हो जाएगी, इसीलिए मून पे जो वेट होता है वो भी 1/6 हो जाता है। मास रिमेन्स अनचेंज्ड, जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो कहीं पे भी चले जाइए वो बदलता नहीं है। इसकी यूनिट होती है केजी एंड वेट की होती है न्यूटन, बिकॉज वेट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स। वेट एक तरह का बल है जो किसी मास पे लग रहा है, ठीक है। जिस तरह हम पढ़ते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वेट भी तो देखिए मास इंटू, यही तो होता है वेट का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया आपका। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। एक्सेलरेशन हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों
वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, सदिश राशि होती हैं। एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज़ नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन। मास से आपको याद आना चाहिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड मास एंड इनर्शिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया इज समथिंग लाइक एक किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन द करेंट स्टेट। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। एंड फ्रिक्शन, ये एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है नहीं, जब दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती हैं तब फ्रिक्शन लगता है, तब घर्षण लगता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो डेट्रिटस के बारे में कितनी बार चीज़ें पढ़ रही हैं, डेट्रिटस फूड चेन पढ़ी हम लोगों ने, तो वहाँ पे देखा था कि वही डेट्रिटस का मतलब एक तरह से जो ह्यूमस या फिर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है जो सड़ रहा है उसको और डिग्रेड करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब ये करते हैं डेट्रीवोरस। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डेट्रीवोरस है। लाइकेंस की अगर बात करें तो अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था ये थैलोफाइटा की कैटेगरी से, फाइलम से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा किस फाइलम में से आता है? प्लांट से। याद है ना आपको, हमने पूरा इस तरह से पढ़ा था कि जो पूरा प्लांट किंगडम होता है उसको हम पहले ऐसे डिवाइड करते हैं। दोज हु डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, तो उनको थैलोफाइट्स बोलते हैं। जिनके होते हैं उनको फर्दर डिवाइड में करते हैं। दोज हु डू नॉट हैव वस्कुलर टिश्यूज, ब्रायोफाइट्स। दोज हु हैव फर्दर दो कैटेगरी हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स या फिर टेरिडोफाइट्स। होते हैं मतलब ओपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर हिडन नहीं होता है, देन यहाँ पे हम आते हैं जो जिनका ओपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो एक होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म। इनको हम बोलते हैं फैनेरोगैम्स कलेक्टिवली। ये क्या हैं? ये है हमारे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, इसका एग्जाम्पल क्या था? फर्न्स था, हॉर्सटेल था। फर्न्स से ही बिलोंग करता है मर्सीलिया। ये क्या था? ब्रायोफाइट, जिसको कि हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था? मॉजेस, जिसको फ्यूनेरिया जानते हैं, एंड मर्चेंटिया। मर्सीलिया इसका, मर्चेंटिया इसका है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स होती हैं, इनमें खुला सीड्स होती हैं, ठीक है। एंड कॉनिफर्स हो गए आपके, कॉनिफर्स के अलावा देवदर हो गए, पाइंस हो गए, ये सारे एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म को फर्दर मोनोकॉट डाइकॉट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा चार्ट सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए आपको बताया, बाकी तो थैलोफाइटा जो है वो प्लांट से बिलोंग करते हैं। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। बस ये है कि इसके अंदर इसमें रूट्स शूट्स ये सब क्लियरली वेल डिफरेंशिएट टाइप में हमें नहीं मिलती हैं, तो पहला तो नहीं होगा, ठीक। एक तरह से डेट्रिटस को जो डिग्रेड कर रहे हैं डेट्रीवोरस कहलाते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव कर रहे हैं, जो चीज़ें सड़ रही हैं उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। एल्गे की अगर बात करें तो यार ये भी तो आपका ऑटोट्रॉफी है, अपना खाना खुद से बनाता है, हीटोट्रॉफ नहीं है ये। सेप्रोफाइट्स हीटोट्रॉफ की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। सेप्रोफाइट क्या कर रहे हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिग्रेड करके अपना खाना बना रहे हैं। एल्गे की अगर बात करें, लेकिन डिपेंडेंट तो दूसरे में ही है ना। तो एल्गे की अगर बात करें तो हमने ये पढ़ा था, एक ग्रीन एल्गे किसको बोलते हैं, ब्राउन किसको बोलते हैं, रेड किसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्रीन एल्गे, जैसे कि क्लोरोफाइके बोलते हैं इसको। और यहाँ पे अभी जो मैंने थैलोफाइटा आपको बताया था, थैलोफाइटा का एग्जाम्पल होता है उल्वा, चारा, स्पाइरोगैरा। तो जो स्पाइरोगैरा होता है ना, जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये स्पाइरोगैरा जो होता है, इसमें स्पाइरोगैरा में, ये स्पाइरोगैरा आपका एक तरह से ग्रीन एल्गे ही है। ब्राउन एल्गे को क्या बोलते हैं? फाइयोफाइके बोलते हैं, फाइयोफाइके। रेड एल्गे को रोडोफाइके। ब्लू ग्रीन एल्गे को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? फाइटोप्लैंक्टन की अगर बात करेंगे तो ये भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, अपना खाना खुद से बनाते हैं। देन इन पे जू प्लैंक्टन डिपेंडेंट होते हैं, देन इन पे स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस, पूरा हमें वो एक्वेटिक फूड चेन के बारे में पता है, फिर मरीन फूड चेन के बारे में पता है। फंगल जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं। फंगल एंजाइम्स में क्या आते हैं? फंगस में जैसे कि हमारा राइजोपस, जिसको कि हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है इसमें, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है? ये ब्रेड को डिग्रेड करता है। तो जो ब्रेड में फफूंदी लगती है जो फंगस लगती है, उसको राइजोपस ही बोलते हैं, ठीक है। एंड फंगल्स आपको पता होना चाहिए, फंगस की जो सेल वॉल बनी होती है, किसकी बनी होती है? कॉम्प्लेक्स सुगर है, जिसको हम बोलते हैं काइटिन। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। जो मशरूम होता है वो भी एक तरह का हमारा फंगस ही होता है, ईस्ट जो होता है वो फंगस ही होता है। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called as। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा से बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती हैं। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्रों में जमा हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? स्टैग्स, लोएस, मोरेन्स या फिर मशरूम्स। देखिए मशरूम जो है, मशरूम रॉक होती है, इस तरह से बनती है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये किस टॉपिक से है? तो ये आपका लैंडफॉर्म जो टॉपिक होता है ज्योग्राफी में उससे है, ठीक है। जो लोग बैच में होंगे उन लोगों को पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म विंड के द्वारा कौन से बनाए जाते हैं, ग्लेशियर, रिवर वाटर, सी वाटर, सी वेव्स, इन सब के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं। तो जो मशरूम है, अब यहाँ पे जो पूछ रहा है वो विंड के द्वारा बनाए पूछ रहा है। विंड कहाँ बनाती है? डेजर्ट्स में बनाती है, ध्यान रखना, क्योंकि डेजर्ट रेगिस्तान होता है, खूब वेलोसिटी उसको मिलती है, खूब एकदम स्पीड से जाती है। लेकिन अगर जहाँ पे डेंस इलाका है तो वहाँ पे वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी ना ढंग से, क्योंकि इतने सारे बिल्डिंग बने, घर बने, तो वहाँ पे उसको उतनी वेलोसिटी मिल नहीं पाती है। तो मशरूम रॉक हो गया हमारा, पेडेस्ट्रियल रॉक हो गया, पेडेस्ट्रियल रॉक, ज़्यूगन हो गया, ये सारे, ये इसके अलावा आपका पेडी प्लेन हो गया, ठीक है, पेनी नहीं, पेडी, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन पानी से बनता है, रिवर वाटर से बनता है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ये आपके इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं, किसके? विंड के। डिपोजिशनल पूछ रहा है, बिकॉज डिपॉजिट ये पूछ रहा है ना, डिपॉजिट, तो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म पूछ रहा है। तो जो आपका लोएस है ये होता है डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, ये जो आप देख पा रहे हैं लोएस बोलते हैं। इसके अलावा आपके बर्चन्स होते हैं, बर्चन्स होते हैं, सीफ होते हैं आपके, क्या ये भी होते हैं आपके डिपोजिशन लैंडफॉर्म। जैसे बर्चन इस तरह से बनते हैं, सीफ कुछ इस तरह से बनते हैं, इनका एक तरह से जैसे एक हाथ इनका मिसिंग है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो बर्चन्स एंड सीफ होते हैं, काइंड ऑफ सैंड ड्यून्स ही होते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। स्टैक जो होते हैं ये रिवर, ये जो आपकी सी वेव्स हैं वो बनाती हैं, ठीक है, सी वेव्स बनाती हैं, इस तरह का स्टैक होता है आपका स्टैक। और यही स्टैक अगर मान लो कि यहाँ पे और वेव्स चली तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पे इस तरह से खाली हो जाएगा। या फिर मतलब मैं इस तरह से बना सकता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ये आपका स्टैक है, ठीक है। अब ये मान लो आपका स्टैक है, ये इसको स्टैक बोलेंगे, ठीक है, मतलब चट्टान खड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ से आपने पूरा हिट जाता है ये ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या है कि इतना पार्ट रह जाता है, ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा, और ये गुफा टाइप बन जाती है, उसको हम बोलते हैं सी केव्स। तो वो भी सी वेव्स के द्वारा ही बनाया जाता है। सी क्लिफ्स हो गई हमारी, वो सब उसी से बनते हैं। अब यहाँ पे मैं डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, बिकॉज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो आपका PYQ ही, लेकिन उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूँ। जैसे मरेन्स की बात करें तो ये ग्लेशियर के द्वारा बनते हैं। हर चीज़ के दो तरह के लैंडफॉर्म होते हैं, एक होता है उसका इरोजनल लैंडफॉर्म और दूसरा होता है उसका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इरोजनल की जब हम बात करते हैं तो जैसे ये एरीट्स हो गई आपकी किनारे किनारे में, हॉर्न्स हो गया, इन्हीं को सिरेटेड रिजेस भी बोलते हैं। सिरेटेड जो रिजेस होती हैं वो एरीट्स, हॉर्न, सिरेटेड रिजेस, हैंगिंग वैलीज, ये जो लटकती हुई वैली हैं, यू शेप्ड वैली, ये सारी आपकी होती हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। एंड डिपोजिशनल में क्या आते हैं? डिपोजिशनल में सिर्फ आपको 3 याद करने होते हैं ग्लेशियर की जब हम बात करते हैं। एक होता है आपका एस्कर, दूसरा ड्रमलिन शेप्ड जिसको बास्केट एग टोपोग्राफी बोलते हैं, एस्कर, ड्रमलिन एंड मोरेन्स, एस्कर, ड्रमलिन एंड मोरेन्स, ये तीनों होते हैं आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियल मैंने आपको बताया था लेक्यूस्ट्रीन या फिर ग्लेशियल डिपॉजिट्स ही होते हैं हमारे करेवा, जो आपको कश्मीर हिमालय में देखने को मिलते हैं, जो कि ज़ैफ़रॉन, जो कि एक लोकल वैरायटी है सैफ़रॉन की, केसर की, उसके लिए बहुत ही सूटेबल होती है ये। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द ITCZ, इंपॉर्टेंट है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये हम पढ़ चुके हैं। आप स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर करिए इसका, और ये भी आंसर बताया करिए सभी लोग कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया। पूछो ना तो आप बताते नहीं हो, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, तो हमें पता है कि इसके अराउंड यहाँ पे विंड्स मीट करती हैं, ये हैं आपकी नॉर्थ ईस्टर्लीज, ये हैं साउथ ईस्टर्लीज। अब ये इसलिए यहाँ पे मीट नहीं कर रही कि भाई ये पृथ्वी का बीचों बीच है, इक्वेटर है 0 डिग्री, तो यहीं पे मिलना है, ना तो ऊपर ना तो नीचे। ये एक्चुअल में सन के मूवमेंट के हिसाब से ये जो बेल्ट है या फिर ये जो रीजन है, इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, ये जो जोन है, ये ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी मूवमेंट ऑफ सन। अगर मान लेते हैं कि ये अभी चल रहा है 21 जून, तो 21 जून को क्या है? समर सॉलिस्टिस, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड रेस पड़ रही होंगी सन की, यानी कि सन की जो अपरेंट पोजीशन होगी वो कुछ यहाँ पे होगी, तो इस ITCZ ये ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा,
ITCZ ये ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा। मान लेते हैं ये टाइम चल रहा है 22 दिसंबर, यानी कि आपका चल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, सन की ओवर हेड रेस पड़ रही है, दैट मीन्स विंटर सॉलिस्टिस। तो सन यहाँ पे है, तो ये ITCZ नीचे शिफ्ट हो चुका होगा। तो ITCZ की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती। अब फिक्स नहीं होती दैट डजंट मीन कि कहीं यहाँ पे टहल रहा है, यहाँ पे टहल रहा ना, वो रहेगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 डिग्री पे ही रहेगा, ठीक है, मोस्टली वो 0 डिग्री के आसपास ही रहता है। लेकिन अगर ऊपर है सन तो ऊपर रहेगा, नीचे है तो नीचे रहेगा, ठीक है। तो हमारी जो ईस्टर्लीज है, नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज यहाँ पे मीट करती हैं, उस पर्टिकुलर जोन को बोलते हैं ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और यहाँ पे जो 30 डिग्री नॉर्थ है तो जो 30 डिग्री साउथ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, अश्वच्छांश बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ITCZ इज़ अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। बिल्कुल सही बात है, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, मैंने आपको बताया था, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ की जो एयर होती है वो लाइट हो जाती है और राइज करती है। जब राइज करती है तो यहाँ पे प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं रहा, तो अब यहाँ पे लो प्रेशर होगा। दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कॉन्वर्ज। ये भी बिल्कुल बात सही, अभी बताया दिखाया आपको। ITCZ मूव ओवर टू द प्लेन ऑफ गंगा इन समर। समर में गंगा प्लेन्स पे आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि समर की बात कर रहे हैं। 21 जून को वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एकदम चमकता है सूरज, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है ना, तो ITCZ कहीं ऊपर इंडिया के आसपास होगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज ITCZ इज द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड रिमेन देयर थ्रू आउट देयर। साल भर वहीं रहता है, ऐसा तो है नहीं, अभी बताया कि वो वेरिएट करता है, ऊपर नीचे जाता है अकॉर्डिंग टू द अपरेंट पोजिशन ऑफ द सन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती ITCZ की। अगला क्वेश्चन होता है ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन एज इन द केस ऑफ लोकटक लेक इन मणिपुर इज कॉल्ड एज। डिफरेंट तरह के ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं, ये हैं डिफरेंट ड्रेनेज टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स। अगर पेड़ की शाखा की तरह हैं अगर ड्रेनेज पैटर्न, तो उसको डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न बोल देते हैं, दोज हु रिजेंबल द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड में दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिख, रेडियल वो होता है जहाँ पे सेंट्रल डोम होता है, ये दिख रहा है आपको सेंट्रल डोम, यहाँ से रिवर्स निकल रही हैं सेंट्रल डोम से, रेडियल बोलते हैं। इंडिया में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक का जो पठार है, अमरकंटक का प्लेट्यू, यहाँ से नर्मदा निकलती है, जो कि हमारी सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो होती है और अरेबियन सी में ईस्टरी बनाती है, और इसके नीचे तापी फ्लो होती है। नर्मदा किसके बीच में फ्लो होती है? विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो होती है। विंध्या ऊपर, सतपुरा नीचे, बीच में नर्मदा, और यहाँ नीचे तापी। सेंट्रीपीटल क्या होता है? ट्रेलिस क्या होता है? ट्रेलिस वो होता है जहाँ पे आपकी जो प्राइमरी जो रिवर्स हैं वो पैरेलली फ्लो कर रही हैं, और उसकी जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो इस तरह से उसको परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री में ज्वाइन कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो ये हमारी रिवर फ्लो कर रही है, छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसको 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रही हैं, तो दैट इज ट्रेलिस पैटर्न। रेडियल के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो सेंट्रल डोम या पीक ज़रूर लिखेगा। जब डेंड्रिटिक के बारे में पूछेगा तो ब्रांच ऑफ ट्री ज़रूर लिखेगा। ट्रेलिस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो परपेंडिकुलर या 90 डिग्री ज़रूर लिखेगा। रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर इस तरह से बनता है तो इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, क्योंकि रेक्टेंगुलर नाम ही रेक्टेंगुलर है ना, इसलिए। तो बच गया सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल उल्टा है रेडियल का, रेडियल में डोम से रिवर निकल रही हैं, सेंट्रीपीटल में रिवर्स आ रही हैं सेंट्रल लेक और डिप्रेशन में, और वहाँ पे अपना पूरा वाटर को डिस्चार्ज कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रीपीटल। एक्सेलरेशन नहीं, सेंट्रीपीटल ड्रेनेज सिस्टम। और ये कहाँ देखने मिलता है? लोकटक लेक मणिपुर में, जहाँ पे आपको केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ये केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क में एक डियर मिलता है, सांगाई डियर, जो कि नेशनल एनिमल है कहाँ का? मणिपुर का। और ये यहाँ पे केबुल लैमजाओ क्या फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे फुमडिस देखने को मिलता है, फुमडिस, ठीक है, ये एक तरह का ऑर्गेनिक कंटेंट है जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, घास वगैरह आप ऐसे समझ सकते हो। और इसके नीचे मिज़ोरम है हमारा, मणिपुर के नीचे हमारा मिज़ोरम है, और मिज़ोरम को हम किस नाम से जानते हैं? मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं, मोलासिस बेसिन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द हर्ष चरित्र इज रिटन इन संस्कृत बाय, किसने लिखी संस्कृत में? तो संस्कृत के और भी कुछ हमने टेक्स्ट पढ़े थे, अष्टधाई है ना, बाई पनिनी। संस्कृत के हमने और क्या पढ़ा था? अष्टधाई बाई पनिनी। और हमने पढ़ा था संस्कृत का जो हमारी अर्थशास्त्र है वो भी संस्कृत में लिखी गई है बाई दी कौटिल्य। जो हमारे वेदास हैं वो भी संस्कृत में लिखे गए हैं। अच्छा, संस्कृत में हमारी जाम्बवती कल्याणम लिखी थी किसने? कृष्णदेव राय ने। और तेलुगु में इन्होंने लिखी थी अपनी अमुक्त माल्यदा, ठीक है। तमिल ये टेक्स्ट को याद करो, क्या? तोलकापियम, जो सेकंड संगम में कंपोज हुआ था। हर्ष चरित्र लिखी थी बाण भट्ट ने, जो हर्षवर्धन
पुष्यभूति डायनेस्टी के जो रूलर थे उनकी एक बायोग्राफी थी। हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, प्रयाग प्रशस्ति कंपोज किए थे ये। उसी में बताया था कि समुद्रगुप्त तो 42 बैटल्स लड़े, एक भी नहीं हारे, तो फिर वी एस स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला। हर्षवर्धन ने खुद लिखी थी रत्नावली, रत्नावली हो गई, प्रियदर्शिका हो गई, नागनंदा हो गई, ठीक है, प्रियदर्शिका, नागनंदा हो गई, ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी। ये पुष्यभूति डायनेस्टी के एक रूलर थे। इनको हराया किसने था? चालुक्य डायनेस्टी के रूलर पुलकेशिन II ने ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। और इन्होंने किसको हराया था? शशांक, जो गौड़ का राजा था, है ना, गौड़ यहाँ पे एक प्रोविंस थी बंगाल में, उसको हराया था। शशांक नाम था उसका। नागसेन की अगर बात करें तो इसके बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा? हमने पढ़ा कि मिलिंद या फिर जो मियांडर था और नागसेन के बीच में, इनके बीच में डायलॉग एक चला था, जिसमें मिलिंद क्वेश्चन करते हैं नागसेन से एंड नागसेन कन्विंस कर लेते हैं इनको बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने के लिए, तो ये बुद्धिस्ट बन जाते हैं। तो ये किस में लिखा हुआ? मिलिंद पन्हो जो की किताब है वो नागसेन ने लिखी है, ठीक। और ये ध्यान रखना, बाण भट्ट ने आपकी कादम्बरी भी लिखी है, बाण भट्ट ने आपकी कादम्बरी भी लिखी है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, द डैश 5 ईयर प्लान वॉज द फर्स्ट प्लान। और एक चीज़ और कि आप में से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं उसके रिगार्डिंग कि जो नोट्स हैं 41, 42, 43, 44 लेक्चर के इंग्लिश वाले वो अभी तक नहीं मिले। तो एक्चुअल में रीज़न ये है कि अभी जो आपके नोट्स बनाते थे, ठीक है, तो उनके अभी फादर की काफ़ी थोड़ा सा सिचुएशन क्रिटिकल है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझिए एंड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। वैसे भी यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें तो नई नहीं हो रही हैं, वैसे तो नोट्स मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नई नहीं हो रही हैं अभी, तो उतना थोड़ा सा आई थिंक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बाकी तो नोट्स अभी तुरंत आपको मिल जाएंगे जैसे ही थोड़ा सिचुएशन ठीक होती है। बाकी ये जो PDF है आपको, ये आपको ये तो मैं आपको परमार SSC टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई देता हूँ, तो थोड़ा सा आप उससे भी मैनेज कर सकते हैं, या फिर हो सके तो अगर आप हिंदी वाले नोट से मैनेज कर सकते हैं तो कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है द डैश, तो कौन से 5 ईयर प्लान को में जो मेन फोकस था दैट वाज रिगार्डिंग दी जेंडर इशूज़, वेमेन एम्पावरमेंट एंड द ग्रोइंग इनइक्वालिटीज़ अमंग दी स्टेट्स एंड इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज़। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2, 5th 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा जिसमें मेन एम क्या था एंड किस मॉडल पे बेस्ड था? तो ये पहली बात तो DP धर मॉडल पे बेस्ड था। मेन एम था इसका पोवर्टी एलिवेशन का, और इसी में गरीबी हटाओ का जो आपका नारा दिया गया था बाई इंदिरा गांधी, वो दिया गया था। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, मिनिमम नीड्स अप्रोच प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया था, एंड यही आपका जेंडर इश्यूज़ पे फोकस था। टॉकिंग अबाउट इसका टर्म मतलब कब से कब तक था, तो अगर आप याद करें तो 1966 से लेकर 69 तक प्लान हॉलीडेज चलती हैं आपकी थर्ड के बाद, 69 से देन 74 तक आपका 4th 5 ईयर प्लान चलता है, एंड 5th सिर्फ आपका 4 साल चलता है, बिकॉज इसके बाद आते हैं आपके क्या? रोलिंग प्लान बाय दी जनता गवर्नमेंट, बिकॉज इसके बाद कांग्रेस चली जाती है एंड जनता गवर्नमेंट आती है, तो वो 2 साल अपने रोलिंग प्लान चलाती है, देन फिर से कांग्रेस आती है, देन वो 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च करती है। अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन और भी बन सकता है, दैट इज़ कि कौन सा हमारा सबसे पहला जेंडर सेंसिटिव बजट था? तो ये था हमारा 2005-06 का जो बजट था, वो सबसे पहला हमारा जेंडर सेंसिटिव बजट था। वैसे इसे जेंडर सेंसिटिव मतलब वेमेंस के लिए अलग से एलोकेशन किया गया था, ठीक है। और बाकी बात करें थर्ड 5 ईयर प्लान, आप रिकॉल करिए फेल्ड 5 ईयर प्लान था, 5.6% का टारगेट था, अचीव 2.4% किया था, बिकॉज चाइना के साथ वॉर इन दी 1962, पाकिस्तान के साथ वॉर इन दी 1965 एंड फेमाइन हमने यहाँ पे फेस किया था। ये आपका बेस था किस मॉडल पे? गडगिल मॉडल पे बेस्ड था। और अगर थर्ड नहीं होगा देन 4th आपका 5 ईयर प्लान होगा जो कि गडगिल मॉडल पे बेस्ड था। 6th 5 ईयर प्लान की बात करें, अभी मैंने बताया उसका टेन्योर क्या था, इस ये भी इंदिरा गांधी के टाइम पे ही था, एंड देन 1984 में डेथ हो गई थी इंदिरा गांधी के। देन 4th 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो ये 4th 5 ईयर प्लान आपका बेस्ड था गडगिल मॉडल पे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वैसे तो 4th 5 ईयर प्लान आपका गडगिल मॉडल पे बेस्ड था, लेकिन कहीं कहीं पे थर्ड दिया हुआ है, तो अगर 4th ऑप्शन नहीं होगा तो आप थर्ड मार्क करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे टारगेट क्या था 4th 5 ईयर प्लान में कि ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी, ये हमारा टारगेट था इन दी 4th 5 ईयर प्लान। अगला क्वेश्चन है नवरोज इज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन इंडिया? नवरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? पारसी, जैन, सिख या फिर बुद्धिस्ट? तो नवरोज़ की अगर बात करें तो ये पारसी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, इसके हम देख भी चुके हैं। इसको कल हमने देखा था कि बलबन ने इसको स्टार्ट किया था एंड फाइनली इसको औरंगजेब ने बंद करवाया था नवरोज़ को, ठीक है, जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल है पारसी कम्युनिटी का, इसको पटेटी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन विल अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बी डिस्क्वालीफाइड? बिना अनुमति के कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहने पर कोई संसद सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा?
तो अगर 60 डेज तक कोई कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट रहता है, जिसमें कि आपके डेज ऑफ एडजर्नमेंट काउंट नहीं किए जाएंगे, डेज ऑफ प्रोरोगेशन काउंट नहीं किए जाएंगे, एंड इसके बाद अगर कोई 60 दिन तक लगातार एब्सेंट रहता है तो ही विल बी डिसक्वालीफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पावर किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, ठीक है। और वो एक अलग चीज़ है जो हमने पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 5। ये बात करता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई मिनिस्टर है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है 6 महीनों तक, तो उसको वो मिनिस्टर नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसको 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एंड दैट इज फ्रेंच पोजीशंस इन इंडिया वर रिस्टोर्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वांडी वॉश बाय द ट्रीटी ऑफ डैश साइंड इन द ईयर 1763 बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो कौन सी ट्रीटी हुई थी आफ्टर द बैटल ऑफ वांडी वॉश इन 1763 बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस? तो दैट वाज ट्रीटी ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक्चुअल में क्या था कि 7 ईयर वॉर चल रहे थे, किसके बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ये यूरोप में इन लोगों के चल रहे थे, इनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, जैसे ब्रिटेन की उनमें से एक कॉलोनी, जैसे इनकी मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं था, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, दोनों के पोजीशंस थे इंडिया में, जैसे कि फ्रांस का पौंडीचेरी हो गया आपका, मतलब तमिलनाडु वाले रीजन, ब्रिटेन के बाकी जैसे कि यहाँ पे बंगाल में, थोड़ा बहुत इधर पे गुजरात वाले एरिया में, तो यहाँ पे इनकी कुछ कॉलोनीज थी और भी बहुत सारे अक्रॉस दी वर्ल्ड थी। तो उसको लेके इन दोनों के बीच में वॉर्स चल रहे थे, जिनको वॉर ऑफ सक्सेशन या फिर 7 ईयर्स वॉर बोला गया। अब उसी का एक एक्सटेंशन था इंडिया में, एंग्लो कार्नेटिक वॉर, ठीक है। एंग्लो कार्नेटिक वॉर, ये सीरीज ऑफ 3 वॉर हुए इंडिया में बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस, ठीक है। तो ये एंग्लो कार्नेटिक वॉर में पहला वॉर तो होता है 1740 से लेके 48 के बीच में, दूसरा होता है 49 से लेके 54 के बीच में, तीसरा होता है 1758 से लेके 1763 के बीच में। और इसी में ही होता है आपका थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर का ही आपका पार्ट था बैटल ऑफ वांडी वॉश, ठीक है, जो कि वंडवासी करके नाम है, तमिलनाडु में जगह पड़ती है, जिसको अंग्रेजों ने वांडी वॉश कर दिया बोल बोल के। तो वांडी वॉश में ये वॉर होता है 1760 में, 1760 में, जिसमें कि ब्रिटिशर्स की जीत होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है। ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था सर आयरकूट, और इसने कूट दिया किसको? फ्रेंच को। इनको कौन लीड कर रहा था? काउंट दी लैली लीड कर रहा था फ्रेंच फोर्सेस को, ठीक है। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर की अगर बात करें तो 2 ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी, एक तो 1665 में हुई थी, 1665 में, छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच में, जय सिंह वन के बीच में, जिसके बाद हमें पता है कि किस तरह से औरंगज़ेब ने मतलब इनको ट्रेचरसली जयसिंह वन का यूज़ करके औरंगज़ेब ने इनको बुलाया शिवाजी को और इनको कैप्चर कर लिया। बट 1674 में फिर से भाग निकलते हैं शिवाजी। देन एक ट्रीटी हुई थी 1776 में, ये होती है ब्रिटिशर्स एंड अगेन मराठास के बीच में, ठीक है। ब्रिटिशर्स एंड मराठास के बीच में होती है ये आपकी सॉरी सही है, ठीक है। वो आपकी ट्रीटी ऑफ सूरत होती है 1775 में। 1775 में ट्रीटी होती है रघुनाथ राव, ठीक है, जिसको कि मराठा का पेशवा बनना था, ठीक है, मराठा की तरह से किंग बनना था, बट ये बन नहीं पा रहा था, इसलिए इसने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करी कि अगर ब्रिटिशर्स उसको हेल्प करेंगे पेशवाशिप में तो वो ब्रिटिशर्स को सलसेट और बसाइन जो है ऐसे ही फ्री में दे देगा, ठीक है। तो 1775 में सूरत की ट्रीटी हुई थी रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में। एंड जो तौदिसिलास है ये स्पेन और पोर्चुगल के बीच में हुई थी, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1494 में हुई थी ट्रीटी स्पेन और पोर्चुगल के बीच में, ठीक है। और इसी के बाद हमें पता है जो 1775 में जो ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई, इसी के बाद हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी शुरू होता है, जो 1782 में ख़त्म होता है विद द ट्रीटी ऑफ विच ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम्स। तो यहाँ पे पोर्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे सी पोर्ट और यहाँ पे स्टेट। तो टूटीकॉर्न हमें पता है कहाँ पे है, तमिलनाडु में टूटीकॉर्न है। एन्नोर जिसको कि कामराजर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड हमारा कौन सा पोर्ट है? चेन्नई पोर्ट है। तो टोटल 3 पोर्ट हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो द स्टेट विद दी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स। तो फर्स्ट का बी हो जाएगा यहाँ पे। हल्दिया पोर्ट की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में है। हल्दिया पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको हुगली पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये कैसे हैं आपके रिवराइन पोर्ट हैं। डायमंड हार्बर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैंगलोर पोर्ट की अगर बात करें तो इसको ये आपका है कर्नाटका में। तो यहाँ पे BAC सही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3।
बाकी भी पोर्ट्स आप रिकॉल कर सकते हैं। टोटल हमारे कितने मेजर पोर्ट हैं? 13 मेजर पोर्ट हैं, 200 माइनर पोर्ट्स हैं। इसमें से कमेंट में आप बताइए कौन सा टाइडल पोर्ट है एक। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946 लियाकत अली खान वॉज गिवन द चार्ज ऑफ। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को प्रभार दिया गया था किस चीज़ का? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर होम मिनिस्ट्री। तो हमें पता है कि जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, जिसको कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बोला गया, क्यों बनी थी? इसका मेन टास्क था टू फैसिलिटेट द स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडिया, बिकॉज ब्रिटिशर्स अब पावर ट्रांसफ़र कर रहे थे इंडिया को, तो उसी के लिए इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी फॉर द स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जिसमें कि हेड ऑफ गवर्नमेंट थे जवाहरलाल नेहरू। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी वही देख रहे थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो ये देख रहे थे कौन? ये देख रहा था लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी था। डिफेंस मिनिस्ट्री देख रहे थे, ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे वही पूछ रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री देख रहे थे हमारे बलदेव सिंह जी, बलदेव सिंह जी। और होम मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो ये सरदार पटेल जी देख रहे थे। फूड एंड एग्रीकल्चर कौन देख रहा था? फूड देख रहे थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे, ठीक है। कमेंट आप बताना है कि सी राजगोपालाचारी क्या देख रहे थे? सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो ये हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इसमें ये जानते हैं आप जवाहरलाल नेहरू हैं ये, और ये है लियाकत अली खान, ठीक है, और ये हमारे सरदार पटेल जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो पायरुवेट टूटता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, ये कहाँ किस में आपको देखने को मिलेगा? तो ये है आपके फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेशन। दो तरह का आपका रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक जो आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एक होता है एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो ग्लूकोज पायरुवेट और एनर्जी में टूटता है इन दी साइटोप्लाज्म। ये आपका एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, C6H12O6, कल हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूटा, एंड ये फर्दर जो पायरुवेट है इसके में फर्दर 3 ब्रांचेस आ जाएंगे। 3 ब्रांचेस इन द सेंस अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, जो कि नॉर्मली होता है, तो उसमें आपका एनर्जी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये निकलेंगे। तो एनर्जी मेन सब में निकलेगा, अगर आप ध्यान से देखें एनर्जी निकलेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन होता ही वही चीज़ है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ तीनों मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं, ये आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, विच इज़ अ काइंड ऑफ फंगस। इसमें अगर हम बात करें एनर्जी के अलावा एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन है तो लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। ये आपको मसल सेल्स में देखने को मिलता है। जब हम बोलते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो हमारे मसल्स में जो क्रैम्प डेवलप हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से रेस्पिरेशन नहीं हो पाया मसल सेल्स में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन में ह्यूमन मसल सेल्स में, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एंड अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सॉसेज शेप का एक हमारा सेल ऑर्गेनल होता है, जिसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इनर आपकी होती है जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टे के फॉर्म में होती है, क्रिस्टे इस तरह से होते हैं, इसमें क्रिस्टे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट देखने को मिलता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा इसको बोलते हैं। और ये यहीं पे आपकी एनर्जी जो है एक तरह से बनती है। हमें पता है कि जो हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है जो लिक्विड होता है, रफली 55% होता है, और सॉलिड पार्ट होता है जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो RBC जो होती हैं रेड ब्लड सेल्स, तो वो ऑक्सीजन कैरी करके ले जाती हैं हर सेल के पास, और वो हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो ऑक्सीजन जाता है, जो कि उसका यूज़ करता है एनर्जी या फिर ATP बनाने में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये मसल सेल्स में और ये ईस्ट में हो रहा है, क्लियर। और ये ग्लूकोज से पायरुवेट में कहाँ पे टूटा? साइटोप्लाज्म में टूटा। साइटोप्लाज्म क्या है? तो जो हमारी सेल है, मान लो ये सेल है बेंजीन के शेप में, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो द्रव्य भरा हुआ है, यहाँ पे जो फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर जो मटेरियल भरा हुआ, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 देन द डिमांड फॉर द गुड इज सेड टू बी व्हाट। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात हो रही है। इलास्टिसिटी या तो 1 हो सकती है, या तो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। 1 का मतलब ये होता है, इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि आपने प्राइस में चेंज किया और उस प्राइस चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है वो 10 रुपये की आज मिल रही है, ठीक है, और अभी उसका प्राइस बढ़ा के मैंने 12 रुपये कर दिया,
₹2 से प्राइस बढ़ा दिया, अगर परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं देखूं तो कितना निकल के आएगा, 20% प्राइस का इंक्रीज निकल के आ गया। अब डिमांड में मैं देखूंगा कि भाई डिमांड में क्या तब्दीली हुई इसकी वजह से। अगर वो भी 20% से ही बढ़ गई डिमांड, तो मैं बोलूँगा कि ये एक यूनिटरी इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक है, जितना चेंज इन प्राइस हुआ उतना चेंज इन डिमांड हुआ। लेस देन 1 का मतलब ये है कि आपने प्राइस में मान लो 20% का चेंज है, डिमांड में भी चेंज आया, मतलब किस तरह का चेंज आएगा? ऑब्वियस सी बात है, प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड घटेगी। यही तो हमारा बोलता है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की जो प्राइस एंड डिमांड होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए कर्व जो है कुछ नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनता है जो डिमांड कर्व होता है, तो डिक्रीज होगा। लेकिन डिक्रीज 20% नहीं, सिर्फ 5 या 10% है, यानी कि जितना 20% जितना इंक्रीज इन प्राइस है उसके कंपैरेटिवली जो डिक्रीज इन डिमांड है उतना नहीं है, यानी कि लेस देन 1 होगा वहाँ पे। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 10 से 12 प्राइस हो गया 20%, डिमांड में जो गिरावट आई वो 40%, 50%, 60% क्या आ गई, यानी कि 20 से ज़्यादा आ गई, तो उसको बोलेंगे ग्रेटर दैन 1 इलास्टिसिटी है, कि कितना आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो और कितना डिमांड में आपका चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इज इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे सिंपल इन इलास्टिक आंसर हो जाएगा। यूनिटरी तो तब होता जब इक्वल टू 1 होता। परफेक्टली का मतलब ये होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है कि इतना प्राइस बढ़ गया फिर भी जीरो चेंज इन डिमांड है, कोई चेंज डिमांड नहीं, उतना ही डिमांड आ रहा है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि जहां आप जरा सा प्राइस में इंक्रीज किए और डिमांड बहुत भयंकर तरह से चेंज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किया 20% का हाइक किया, ₹2 बढ़ा है, उसकी वजह से आप ये मान लीजिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं इलास्टिक, सॉरी, तो इन इलास्टिक में ये था कि कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि लोगों ने लेना ही बंद कर दिया। यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा लोगों को, प्राइस में इंक्रीज़ हो गया फिर भी उतना ही डिमांड आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं लोगों पे। यहाँ पे क्या परफेक्टली इलास्टिक में कि जरा सा प्राइस इंक्रीज़ हुआ लोगों ने लेना ही बंद कर दिया, ये दोनों एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन जरा सी अगर डिमांड घटी है तो इन इलास्टिक उसको बोलेंगे, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई रफली 3 से 5 माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं आपके। वहीं अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस का 20 से लेकर 200 नैनोमीटर तक इसका तकरीबन लेंथ होता है। एक नैनोमीटर में अगर बात करें तो 10⁻⁹ मीटर होता है। अगर हम इसको एक एवरेज ह्यूमन सेल से कंपेयर करें तो ये रफली 10 से लेके 30 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है एक ह्यूमन जनरल सेल की। अच्छा, हम अगर बात करें ह्यूमंस में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो ये फीमेल्स में जो प्रेजेंट होता है ओवम वो होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये होता है हमारा स्पर्म, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, जो मेल सेक्स सेल होती है, और ये फीमेल सेक्स सेल होती है। अब भाई मेल में तो ओवम होगा नहीं, तो उनमें कौन सी लार्जेस्ट होगी, तो उनमें लार्जेस्ट होगी आपकी न्यूरॉन। और वैसे ओवरऑल भी लॉन्गेस्ट अगर पूछ लेगा तो न्यूरॉन ही होगी, जो हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र में हमको देखने को मिलता है। अब नर्वस जो न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करें तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो पेड़ का जैसे स्ट्रक्चर होता है, पेड़ में शाखाएं होती हैं जिनको कि हम डेंड्राइट बोलते हैं। भी हमने डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न देखा था, उसी से रिलेट करिए, ये डेंड्राइट्स हैं। ये है आपकी साइटॉन बोली जाती है, सेल बॉडी इसको बोलते हैं, सेल बॉडी या साइटॉन बोलते हैं इसको। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ये जो आपको ये डंडी सी दिख रही है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सन। और यहाँ पे आपके होंगे क्या, यहाँ पे होंगे आपके नर्व एंडिंग, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, इसी को हम बोल देते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। और ये एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन के बीच में जो बहुत ही छोटा सा गैप होता है उसको हम साइनैप्स के नाम से जानते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो बहुत ही छोटा सा गैप होता है उसको साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अगर ओवरऑल लार्जेस्ट सेल पूछें तो उसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रिच जो एग होता है वो एक सिंगल सेल होता है और वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है ये एक बैक्टीरियल सेल है, ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा जो है बैक्टीरियल सेल है, सबसे छोटी सेल। इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन, एक ही चीज़ है वो। ग्लाइकोकैलिक्स नाम की एक स्लाइम लेयर जो है वो उसकी कवरिंग करती है। एंड बैक्टीरिया सेल की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि यानी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलेंगे। कमेंट में आपको बताना कौन से सेल ऑर्गेनल है जो यू कैरियोट में भी होता है और प्रोकैरियोट में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, और बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस है जिसको टीबी बोलते हैं, टाइफॉइड है आपका, वूपिंग कफ है, ठीक है, गोनोरहोया है जो कि एक आपका रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं उनमें होती है गोनोरहोया, ठीक है। तो टीबी, टाइफॉइड, वूपिंग कफ, गोनोरहोया ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन डिटरमाइंस द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कितनी मिट्टी जमा हो रही है। तो देखिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में ये सारे होंगे आपके, फौना, फ्लोरा, रिलीफ, पेरेंट रॉक, सब। जो सॉइल का मेन टेक्सचर है वो उसकी पेरेंट रॉक डिटरमाइन करेगी। जैसे रेड सॉइल रेड क्यों होती है, क्योंकि देखो सॉइल के डिफरेंट होराइजन्स होते हैं, ठीक है। सबसे जो टॉप लेयर होती है उसको हम ओ बोलते हैं, ओ लेयर बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक लेयर। ये सब सॉइल में नहीं होती है, सब सॉइल में नहीं होती है। अब कुछ सिलेक्टिव सॉइल होती है जिसमें आपको ऑर्गेनिक लेयर देखने को मिलेंगे, नहीं तो जो ए लेयर होती है वो सब में होती है, जिसको कि हम टॉप सॉइल बोलते हैं। देन बी होती है, देन सी होती है, देन यहाँ पे आपकी पेरेंट रॉक पड़ी हुई है। पेरेंट रॉक से आपकी बनी क्या, पेरेंट रॉक से आपकी बनी, पेरेंट रॉक थोड़ी सी वेदरिंग होगी, ठीक है। ये अनवेदर्ड रॉक है, पेरेंट रॉक जो है ये अनवेदर्ड है, अभी वेदरिंग हुई नहीं, टूटी नहीं। देन ये वेदर्ड होगी थोड़ी सी, देन इसको बोलेंगे सब सॉइल, एंड देन आ जाती है आपकी टॉप सॉइल। ये सब सॉइल, टॉप सॉइल, देन ऊपर है ऑर्गेनिक लेयर। तो किस पेरेंट रॉक से आपकी सॉइल वो बन रही है धीरे धीरे, वो डिटरमाइन करेगा उसका टेक्सचर। तो जो भाई रेड सॉइल है उसकी वो रेड तरह की रॉक से बन रहा होगा, इसलिए उसका टेक्सचर रेड है। लेकिन कौन सा एक्यूमुलेशन, कौन सा फैक्टर एक्यूमुलेशन डिटरमाइन करेगा, तो रिलीफ। ज्योग्राफी में रिलीफ क्या बोलते हैं, जैसे पहाड़ हो गए, ठीक है, यानी जो आपके पर्वत हो गए, आपके मैदान हो गया, आपके पठार हो गए, प्लेट्यूज, इनको रिलीफ फीचर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी में। और रिलीफ की वजह से रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। माउंटेन्स की वजह से जो रेनफॉल होती है, रिलीफ फीचर की वजह से जो रेनफॉल होती है, उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से जानते हैं। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं। फौना का मतलब होता है जो आपके जीव जंतु होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉइल से आप रिकॉल कर सकते हैं कि सॉइल की स्टडी क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप की जो हमारी सॉइल है, सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल रफली 42%। देन उसके बाद रेड सॉइल आती है, देन ब्लैक सॉइल आती है, देन लेटराइट सॉइल आती है, खादर भंगर, खादर न्यू सॉइल, भंगर आपकी ओल्ड एल्यूवियम होती है। रेड सॉइल रेड क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आपकी आयरन ऑक्साइड। कहाँ पे देखने को मिलती है, रेन डेफिसिट रीजन्स में देखने को मिलती है। बात अगर करें ब्लैक सॉइल आपकी इम्परमिएबल होती है, आपकी सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक कर ले जानी जाती है, आपकी ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, रेगर के नाम से जानी जाती है, एंड कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है। लैटराइट कैशियम नट्स के लिए जानी जाती है, सबसे कैशियम नट्स के लिए सबसे फेवरेबल है, कॉफ़ी के लिए। एंड ब्रिक सॉइल के नाम से जानी जाती है, और ये आपको हाई रेनफॉल एरियाज़ में देखने को मिलेगा, बिकॉज एल से लैटराइट और एल से लीचिंग हम लोगों ने पढ़ा था। तो हाई रेनफॉल एरियाज़ में आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिलेगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। रेड सॉइल कहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे कंट्री एंड ग्रास लैंड को आपको सही मैच करवाना है। तो हमारे दो तरह के ग्रास लैंड्स होते हैं। ग्रास लैंड्स क्या चीज़ होती हैं, घास के मैदान जो होते हैं, दो तरह के। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे उनको ट्रॉपिकल ग्रास लैंड बोलते हैं, और जो शीतोष्ण क्षेत्र यानी कि टेम्परेट एरिया में देखने को मिलते हैं उनको हम टेम्परेट ग्रास लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स होते हैं ये हमारे जैसे ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जैसे कि हमारा सवाना हो गया, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था सब आना, जब फ्री का होता है तो सब आना, तो अफ्रीका में सब आना आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। और कौन से ट्रॉपिकल में आएंगे, आपके कंपोस आ जाएंगे, जो कि कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, ठीक है, ब्राज़ील में है। एंड लानोस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो लानोस थानोस आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। अच्छा, ब्राज़ील में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको किस नाम से जानते हैं, रोका के नाम से जानते हैं, ठीक है। टेम्परेट की अगर बात करेंगे तो टेम्परेट में आपके पंपास आ जाएंगे जो अर्जेंटीना में, स्टेपी आ जाएंगे जो ब्राज़ील में नहीं। जो स्टेपी आपके कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये आपको यूरेशिया रीजन में देखने को मिलेंगे। यूरेशिया मतलब यूरोप एंड एशिया का जो बीच वाला पार्ट है, यूराल पर्वत के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड जो प्रेरीज होते हैं आपके, प्रेरीज भी सारे प्रेरी हो गए आपके, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये यूएसए में। इनको व्हीट ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। वेल्ड जो है आपके, ये आपके कहाँ पे देखने को मिलेंगे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। एंड बात करें पुश्ताज, हंगरी में है आपके। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स में ही आते हैं। ग्रासलैंड्स वो होते हैं जहाँ पे उतनी रेनफॉल नहीं होती कि फॉरेस्ट हो जाए, और इतनी कम रेनफॉल भी नहीं कि डेजर्ट हो, तो थोड़ी बहुत घास होती है, ठीक है। और सवाना को हम क्या बोलते हैं, बिग गेम कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। पोचिंग ग्राउंड है, यहाँ पे हंटिंग वगैरह बहुत होती है। एंड प्रेरीज को व्हीट ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। जो आपका ये पंपास है, यहाँ पे एक तरह की ग्रास है, अल्फा अल्फा ग्रास, वो ग्रो होती है यहाँ पे, ठीक है। और जो सवाना है, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में है, यहाँ पे आपको एलिफेंट ग्रास देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी घास देखने को मिलेगी, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली वन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड दैट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन वी सेपरेट टू मिसेबल लिक्विड्स। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है दो मिसेबल लिक्विड्स की। देखिए, अगर दो इमिसेबल लिक्विड्स हैं, यानी दो ऐसे लिक्विड जो घुल नहीं सकते आपस में, तो उसके लिए तो हम यूज़ कर लेते हैं क्या, सेपरेटिंग फनल,
सेपरेटिंग फनल यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल है, तो हमने सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर लेंगे कि भाई जैसे ऑयल है तो जो ऑयल है वो ऊपर आपका रिसाइड करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो नीचे रहेगा। तो यहाँ पे आपको वो स्टॉप कॉक लगाएंगे, उसको खोल देंगे तो पानी निकलता रहेगा एंड धीरे धीरे जब पूरा पानी निकल जाएगा, जैसे ऑयल आएगा यहाँ पे तो उसको रोक देंगे, तो ऑयल एंड वाटर सिंपल सेपरेट हो जाएगा। लेकिन जब दो मिसेबल लिक्विड होते हैं तो हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन का, ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसको कि हम आसवन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर दो ऐसे मिसेबल लिक्विड हैं, ये हम तभी यूज़ करेंगे जब इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा का होगा। ये हम तभी यूज़ करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन से ज़्यादा का होता है। लेकिन अगर 25 केल्विन से कम का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है इन दोनों का तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कर लेते हैं, यानी आंशिक आसवन का यूज़ कर लेते हैं। आंशिक आसवन बोले तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है तो वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि आंशिक आसवन का, जहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है दैट इज़ लेस दैन 25 केल्विन। क्रिस्टलाइजेशन जहाँ पे हमें क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करना हो, जैसे सॉल्ट अगर हमें लेना है, या फिर जहाँ पे हमें फिटकरी, मान लो एलम जिसको फिटकरी बोलते हैं, अगर वो, अच्छा फिटकरी क्या होता है आपका, फिटकरी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2, ये एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है। खैर तब तो आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं चाहिए कि अगर उसको इंप्योरिटीज़ उससे हटानी है तो हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा हम इवेपोरेशन का भी यूज़ कर लेते हैं नमक बनाने के लिए, लेकिन हम जैसे अगर हम बात करें एलम जो है फिटकरी, उसके क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़ हम इवेपोरेशन का यूज़ नहीं कर सकते। हम इवेपोरेशन का यूज़ वहाँ नहीं करते जहाँ पे कोई भी चीज़ तुरंत वेपराइज हो सके, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा सटीक मेथड है। सब्लिमेशन, जहाँ पे सब्लिमेशन वहाँ पे यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ पे हम सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सब्लिमेशन आपका ये हो गया। क्रोमैटोग्राफी की अगर बात करें तो कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो देखिए जब हम इंक को अलग करना होता है फ्रॉम डाई, डाई क्या होती है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, डाई को अगर अलग करना होता है फ्रॉम इंक, तो इंक क्या होती है, इंक होती है डाई जिसमें कलर होता है, जो कलर होता है इन वाटर, तो कलर को वाटर में मिक्स कर देंगे, इंक बन जाएगी, स्याही बन जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको अलग करना है तो हम इवेपोरेशन का यूज़ करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, डाई मिल जाएगी। लेकिन डाई में जो डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, अगर हमें उसको अलग करना है तो वी विल यूज़ क्रोमैटोग्राफी। अगर हमें डाई के डिफरेंट कलर्स का यूज को अलग करना है तो क्रोमैटोग्राफी यूज़ करेंगे। नाम में ये क्रोमा, क्रोमा का मतलब कलर होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू दी, और हाँ अगर हमें क्रीम को अलग करना है मिल्क से, क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमें क्रीम को अलग करना होता है फ्रॉम मिल्क, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, इनकरेक्ट कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन याद करिए 1965 दो फेजेस में आया था। सबसे पहले मिड 1960s में आया था 1965 के टाइम पे, थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे। फादर नॉर्मन बोरलो, इंडिया में MS स्वामीनाथन और विलियम गॉड ने टर्म दिया था। मैक्सिको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में सबसे पहले आया था, और इंडिया में अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है पहला कि रेनफेड एरिया में आया था। ये गलत बात है, गलत इसलिए, रेनफेड का मतलब ये होता है जहाँ पे, रेनफेड एरिया का मतलब ये होता है जहाँ पे फसल बारिश की वजह से ही होती है, अलग से वहाँ पे हमें देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ईस्टर्न यूपी, बिहार, या फिर वो एरियाज़ जहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं कि ट्यूबवेल वगैरह नहीं होंगे तो यहाँ पे खेती हो ही नहीं सकती है, यानी बारिश से भी खेती हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं रेन फेड एरियाज़। तो इनको लाया गया था पंजाब हरियाणा, यहाँ पर नेचुरली ये रेन डेफिसिट रीजन्स हैं, यहाँ बारिश उतनी ज़्यादा होती नहीं, तो फिर लाया क्यों गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ किया गया था। हाई ईल्ड वैरायटी सीड हो गई जो कि थोड़ी सी महंगी आती थी नॉर्मल सीड से। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया, काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ किया गया, तो वो सारे टूल्स खरीदने के लिए लोगों के, फार्मर्स के पास पैसे भी तो होने चाहिए, जो इन लोगों के पास थे, जो पंजाब हरियाणा के जो किसान थे, ठीक है। तो एक एक हम बोल सकते हैं विसियस साइकिल उनके लिए बन गया, विसियस नहीं विस्कस साइकिल बन गया, मतलब एक अच्छा साइकिल बन गया उनके लिए कि पहले से पैसा था। और अगर अभी आप देखें तो पंजाब हरियाणा के ही जो किसान हैं वो काफ़ी अमीर भी हैं बाकी अगर हम देशों के किसानों से कंपेयर करें, ऑल थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन। बट इसके काफ़ी नेगेटिव्स भी थी, जैसे कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे हो गया, सॉयल में जो है सॉयल की एल्कलिनिटी बढ़ गई, तो ये सारी चीज़ें इसके नेगेटिव्स में आती हैं। और इसका जो मेन फोकस था वो वीट एंड राइस ग्रोइंग एरियाज़ पे था, और वीट एंड राइस हमें पता है कि हम पहले PL, ठीक है,
480 वैरायटी की सीड इंपोर्ट करते थे यूएसए से, जो वो लोग इनको अपने पिग्स को खिलाते थे, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन आया, एंड देन उसके बाद हम फूड डेफिसिट से हम फूड सरप्लस कंट्री बन गए। ठीक है। एंड अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपके जो असम पीसेस में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 42 नंबर क्वेश्चन है, करिए जरा जल्दी से इसको। शेड्यूल्स दिए गए हैं, तो हमने शेड्यूल्स को याद किए थे टीएस ऑफ ओल्ड पीएम से। सबसे पहले यहाँ थर्ड शेड्यूल है, थर्ड है, एट्थ है, सेवन्थ है, फोर्थ है। ठीक है, तो थर्ड ये रहा आपका एंड फोर्थ ये रहा। ए से क्या है, एफर्मेशन एंड ओथ है। ठीक, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। आर से क्या है, आर से राज्यसभा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा। राज्यसभा मतलब वही काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो फोर्थ वाला कहाँ पे है, ये रहा आपका, तो ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो फोर से मतलब वैसे भी कर ही सकते हैं, आपको पता ही 11 शेड्यूल में क्या पंचायत है आपकी। ठीक है, ये शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, 14 हैं। अभी कितनी मतलब थी 22, अभी 22 हैं, पहले 14 थी, 8 ऐड हुई, 21 से सिंधी ऐड हुई, दिन 70 सब आपको याद है। ठीक है, फिर KNM है ना, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी ऐड हुई, उसके बाद BDSM ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ऐड हुई। ठीक है, तो ये सारे आपको पता है। तो अगर हम बात करें सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ये 72 92 अमेंडमेंट से सबको ऐड किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे साइंटिस्ट और डिस्कवरीज, ये भी आप कर सकते हैं, अभी आपका ये असम वाले पीसेस का क्वेश्चन है। केपलर ने लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन दिए थे, 3 इनके लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन थे, हमें पता था। पहला लॉ लॉ ऑफ एरिया था, दूसरा पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, तीसरा था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो सेकंड सही आपका मैच है। गैलीलियो ने आपके 4 मून्स डिस्कवर किए थे, जिनको गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। लो यूरोपा, गैनीमेड एंड कलिस्तो। ये पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, लो यूरोपा, गैनीमेड एंड कलिस्तो, ये इनको गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना एक टेलीस्कोप डिस्कवर किया था, उसके थ्रू इन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो ये भी आपका, तो सेकंड और थर्ड तो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, बिल्कुल सही बात है। कॉपर, अब यहाँ पे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, एंड कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बोलती है कि भाई वही सेम चीज़ कि सन सेंटर में और सारे प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कॉपरनिकस ने बताया था। तो फर्स्ट और फोर्थ को इसने रिवर्स कर दिया। मैचिंग के क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ों को रिवर्स कर देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करिए। अगर एक गलत है तो हो सकता है इसने किसी के साथ इसको रिवर्स किया हो। अब आपने इस चीज़ का पता लगा लिया कि भाई न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, मतलब ये है कि इसने इसको क्रॉस कर दिया। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो सेकंड एंड थर्ड सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है शुगर में क्या क्या होता है। तो शुगर हमने कल देखा था और आज भी देखा, C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है वो हमारा शुगर होता है। शुगर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, सुक्रोस हो गया, फ्रक्टोस हो गया, माल्टोस हो गया। ठीक है, एंड बहुत बहुत सारे हमने पढ़े थे ग्लूकोज, और ये जो हमारे फ्रक्टोस होते हैं क्या होते हैं, ये आपके सिंपल शुगर्स होते हैं। सुक्रोस हो गया, माल्टोस हो गया, ये और लैक्टोस हो गया। ठीक है, जो इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये तो हमारे मोनोसैकराइड्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोस। फ्रुक्टोस क्या होता है, फ्रूट शुगर होता है, जो फ्रूट्स में देखने को मिलता है। सुक्रोस, माल्टोस एंड लैक्टोस। माल्टोस आपको सीरियल्स में देखने को मिलेगा, अनाज में। लैक्टोस कहाँ पे देखने को मिलेगा, मिल्क में। ये डाइसैकराइड होते हैं, जो 2 मोनोसैकराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो CHO, ठीक है, CHO, ऑप्शन नंबर 1 3 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए, तो आज का सेशन होता है यहाँ पे हमारा ख़त्म। और अब यहाँ पे ये मैं प्लान कर रहा हूँ कि आगे के जितने भी लेक्चर्स उनको लाइव रखा जाए, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो, बिकॉज हो क्या जाता है ना कि अब सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगता है मुझे कि भाई वही फिर से मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन अब लाइव रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा करने में। तो आगे के जो सेशन है मैं कोशिश करूँगा कि अब नहीं होगा तो उनको लाइव ही रखें, बिकॉज ये हमारा इस वीक का लास्ट सेशन है। अब मिलते हैं होली के बाद इस सेशन में, तो अभी के लिए हैप्पी होली सभी को वैसे तो क्लासेस अभी चलेंगी, लेकिन अभी जो PYQ सीरीज़ में जो लोग रेगुलर हैं उनके लिए हैप्पी होली। कल आप लोगों का होगा, फ्राइडे है कल, तो IRS सेशन होगा, इंटेंस रिवीजन सेशन, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेंगे वहाँ से। और क्विज़ भी अटेंड करते रहेंगे, क्विज़ का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उसी में मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, थैंक यू।